ठीक है, तो एक चीज यहां पर लिखना, मतलब एक चीज वापस से बोलना चाहूंगा कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन में, ओवर रेनफोर्स सेक्शन में और बैलेंस सेक्शन में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एरिया ऑफ स्टील और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो रिलेशनशिप होता है वो मैं बोर्ड पे एक बार लिख देता हूं। आप इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में मतलब देख लीजिएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। वापस से लिख रहा हूं, आई गेस मैं एक बार लिख भी चुका हूं। तो अगर मेरे पास 3 टाइप के सेक्शन है, पहले सेक्शन का नाम बैलेंस्ड सेक्शन, दूसरे सेक्शन का नाम अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, तीसरे सेक्शन का नाम ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। खासियत इसका एक्सयू लिम्ब इससे अंडर रेनफोर्स के एक्सयू से बड़ा होगा लेकिन ओवर रेनफोर्स सेक्शन से छोटा होगा। मेरे सेक्शन का जो एमयू लिम्ब होगा, बैलेंस सेक्शन का जो एमयू लिम्ब होगा वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के एमयू से बड़ा होगा और एमयू ऑफ ओवर रेनफोर्स से छोटा होगा। मेरे बैलेंस सेक्शन का जो एएसटी होगा, एएसटी जो होगा वो किससे बड़ा होगा, एएसटी एरिया ऑफ स्टील ऑफ अंडर रेनफोर्स सेक्शन से बड़ा होगा और एएसटी ऑफ ओवर रेनफोर्स सेक्शन से छोटा होगा। ये रिलेशनशिप है, इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, याद रखना, समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अभी इतना बड़ा क्वेश्चन करा उसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन बन के किस तरह से पूछा जा सकता है। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आया यहां पर, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन। रेक्टेंगुलर reinforced concrete beam of concrete grade M15 is 200 mm wide and 350 mm deep effective depth. It is provided with 4 numbers of 12 mm diameter HYSD bars as tension reinforcement. Determine the moment of resistance of beam by limit state method. क्या पता करना है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता करना है लिमिट स्टेट मेथड के माध्यम से। तो क्या करते हैं, जो गिवन डेटा पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, M15 बोला था, मतलब FCK कितना है, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है, पहली चीज है ना। अगर यहां पर ग्रेड ऑफ स्टील डिफाइन नहीं है तो Fy इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर मैंने क्या कर लिया, यहां पर एक तरीके से अज्यूम कर लिया। क्या सर गेट में भी अज्यूम करने पड़ेगा? नहीं, गेट कभी अज्यूम नहीं कराएगा जब तक अनटिल अनलेस वो स्टैंडर्ड वैल्यू हो। अनटिल अनलेस वो स्टैंडर्ड वैल्यू हो जब तक गेट आपको अज्यूम नहीं कराएगा। दिस पर्टिकुलर ग्रेड्स विल बी गिवन इन द गेट। कभी भी गेट में ऐसा एक डेटा जो 4 बच्चे अलग अलग अज्यूम कर सकते कभी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ये चीज हो गया। ओके, नाउ बी कितना दे रखा है यहां पर हमको, 200 mm दे रखा है, 200 mm दे रखा है। डी जो है हमारे पास वो कितना दे रखा है, 350 mm दे रखा है, 350 mm दे रखा है। और कुछ दे रखा है? हाँ सर, इसमें हमको एरिया ऑफ स्टील भी दे रखा है और ये जो एरिया ऑफ स्टील है ये है 4 नंबर्स ऑफ 12 mm डायमीटर, 4 नंबर्स ऑफ 12 mm डायमीटर, 12 mm डायमीटर दे रखा है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात। अब इसमें आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक्सयू लिम्ब कैलकुलेट कर रहा हूं। एक्सयू लिम्ब कैलकुलेट करने के लिए तो एक्सयू लिम्ब बाय जो डी होगा मेरा, Fe415 लिया तो 0.48 आएगा, 0.48 आएगा। तो यहां पर देखिए एक्सयू लिम्ब जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.48 इंटू डी, और डी का वैल्यू 350 होगा। तो दिस एक्सयू लिम्ब विल बी इक्वल्स टू 168 mm, 168 mm हो जाएगा। ओके, अब 168 mm आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर द गिवन AST में XU पता करूंगा। तो फॉर द गिवन AST XU का वैल्यू होगा 0.87 Fy AST अपॉन में 0.36 B इंटू 0.36 FCK इंटू B, FCK इंटू B। तो देखते हैं यहां पर 0.87 Fy कितना होगा, 415, AST कितना हो जाएगा, AST कितना हो जाएगा, 4 बार 12 mm के, 4 बार
12 mm के मेरे पास क्या हो जाएंगे, AST आ जाएंगे। 4 बार 12 mm के क्या हो जाएंगे, AST हो जाएंगे। और फिर यहाँ लिखेंगे 0.36 FC के 15 हो जाएगा। और B कितना दे रखा है मेरे को याद नहीं है, देख लेता हूं एक बार। B हो जाएगा 200। B कितना हो जाएगा, 200। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं XU का और देखते कितना आया। 151.23 किलो 23 mm आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहां से मेरा आ गया XU। अब क्लियरली दिख रहा है विच इज स्मॉलर देन 168 mm, 168 mm। तो सेक्शन क्या हो गया, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो गया, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो गया। अब अगर मेरे पास अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर MOR का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। MOR का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, C इंटू लिवर आर्म से भी कर सकता हूं, T इंटू लिवर आर्म से भी करके देख सकता हूं। C का वैल्यू 0.36, ठीक है, FC के, ठीक है, B इंटू XU और यहां हो जाएगा D माइनस 0.42 XU हो गया। अब यहां पर लिखते हैं हम लोग 0.36 FC के कितना हो जाएगा 15, B कितना हो जाएगा 200 है ना, XU कितना हो जाएगा 151.23, D कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास 350 माइनस 0.42, XU कितना हो जाएगा मेरे पास वापस से यहाँ पर 151.23 है ना, 151.23। तो देखते हैं यहाँ से MOR कितना आएगा, कैलकुलेट करके एक बार देखते हैं। 46.79 किलो न्यूटन मीटर, 46.79 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में आए कि क्या सर MOR T इक्वल इंटू लिवर आर्म से भी तय आएगा, तो आप ये खुद चेक करोगे, आपका आंसर 46.79 किलो न्यूटन मीटर के आजू बाजू ही आएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए इससे सॉल्व करने में मुझे कितनी देर लगी, कितनी देर लगी होगी, मैक्सिमम 5 मिनट 6 मिनट्स। ठीक है, आप करोगे तो 3 मिनट से कम लगेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ मैं समझा भी रहा हूँ, एक बात को 2 बार बोल भी रहा हूँ, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये सब लिख रहा हूँ। आप थोड़ी इतना लिखोगे, आप तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करोगे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करोगे। ओके, तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन एक पार्ट आएगा, लेकिन जो पहला वाला क्वेश्चन कराया वो एक तरीके से मान के चलो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले वाले में करे होंगे। ठीक है, उसको समझने में करने में बहुत देर लगी, मेरे को पता है ये बात, लेकिन क्यों, क्योंकि उससे पूरी यूनिट रिवाइज हुई है। क्लियर हो गई बात। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन गेट में पहले पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस को मतलब मैंने इसी पार्ट में इंक्लूड करा है, तो क्योंकि मुझे आपको कुछ और चीजें भी सिखाना है, तो वो है तो PYQs, लेकिन हम उन्हें इसी सेशन में करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल होगा। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अज्यूम अ स्ट्रेट लाइन इंस्टेड ऑफ पैराबोला for stress strain curve of a concrete and the partial factor of safety is 1. A rectangular under reinforced section of effective size 300 mm into 500 mm is reinforced with 3 bars of 16 mm of Fe415 and M20 grade of concrete is used. Calculate depth of neutral axis from the compression fiber, difference between depth of neutral axis calculated as per IS 456-2000 in above example. ओके, ये क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आ गया क्या करना है कैसे करना है, जिन्हें नहीं आया उनकी बात करते हैं। देखिए, पहला कंफ्यूजन आया होगा दिमाग में कि इस थ्योरी का मतलब क्या है, पहला कंफ्यूजन। दूसरा कंफ्यूजन, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द कंप्रेशन फाइबर, एक तो ये पूछा और उसके बाद पूछा कि डिफरेंस बिटवीन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेटेड एज पर IS 456-2000 एंड इन अबव एग्जांपल। तो क्या इस क्वेश्चन में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 0.36 FC के B इंटू XU इक्वल्स टू 0.87 FY AST करके C इक्वल्स टू T करके जो मैं निकालता था वो नहीं करना है क्या? करना वैसे ही है, लेकिन कुछ बदल गया है। क्या बदला वो समझते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से समझाता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, देखिए जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो कुछ ऐसा है।
कि भैया अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करता हूं तो वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए एज पर IS 456, एज पर IS 456 जो मैंने आपको पढ़ाया है वो कुछ इस तरह से कि अगर मैं यहां पर लिख दूं स्ट्रेस, ओके, और अगर मैं यहां लिख दूं आप लोगों के लिए स्ट्रेन, ओके, कितना लिख दूं यहां पर आप लोगों के लिए स्ट्रेन लिख दूं, तो पहले हम लोग जाते हैं यहां से इस तरह से पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक, और पैराबोलिक जाने के बाद यहां से हम लोग हो जाते हैं इस तरह से स्ट्रेट। यही सिखाया हम लोगों ने। अब उसके बाद यहां पर हमने ये चीज भी देखी है कि जब इसको अपन ऐसे नीचे की तरफ लेके आते हैं, चलो भैया हटो, इसको ऐसे नीचे की तरफ लेके आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो स्ट्रेन थी इस पीक पे, जो स्ट्रेन का वैल्यू था वो 0.002 था और फेलियर जो था वो 0.0035 था और जो पीक आया था वो 0.45 FC के स्ट्रेस पे आया था। यही हमने सीखा। ये 0.45 FC के हमने कैसे लिखा था, जब हम लोगों ने 0.67 FCK के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.67 FCK फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 माना था तो मुझे ये 0.45 FCK मिला। क्लियर। अब क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि आप अज्यूम करिए एक स्ट्रेट लाइन इंस्टेड ऑफ द पैराबोला, है ना, एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द कंक्रीट एंड द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू 1। वो कह रहा है कि आप 1 मानिए और इस पैराबोला को हटा के स्ट्रेट लाइन मानिए, ठीक है, इस पैराबोला को हटा के स्ट्रेट लाइन मानिए। ये मुझे क्वेश्चन कह रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब हमें वो स्टडी करना है। तो चलिए वो स्टडी करके देख लेते हैं भैया। तो जब ये हमने बनाया हमारा ग्राफ, ये देखिए, ये हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने लिखा, यहां पर हम लोगों ने लिखा कि स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस, और यहां पर हम लोगों ने लिखा यहां पर स्ट्रेन, यहां पर लिखा हम लोगों ने स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस लिखा और स्ट्रेन लिखा। अब यहां पर क्या करना है दोस्तों, यहां पर क्या करना है, इंस्टेड ऑफ पैराबोला वी हैव टू अज्यूम अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर ली, ठीक है, स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर ली। ये देखिए स्ट्रेट लाइन हमने यहां पर ऐसी अज्यूम कर ली, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के बाद ये तो ऐसा ही जाएगा, ये तो ऐसा ही जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक और बात देखिए, और ये यहां पर इस तरह से, क्या उसने मुझे स्ट्रेन में कोई वेरी करने को बोला है, नहीं, तो आप बेहिचक लिख दीजिए 0.002 और यहां लिख दीजिए 0.0035, ये लिख दिया आपने। और उसने मुझे सिर्फ इतना कहा है कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने 1.5 लिया था उसे आप 1 ले लीजिए। तो क्या यहां पर जो स्ट्रेंथ होगी डिजाइन वो 0.67 FCK हो जाएगी, क्या 0.67 FCK हो जाएगी, हाँ या ना। अब मुझे बताइएगा कि जब मैंने, अब मुझे ये बताइएगा कि जब मैंने यहां पर ये एरिया को जब मैंने कैलकुलेट करा था, इस तरह से मैंने जब ये एरिया को कैलकुलेट करा था तो मुझे यहां पर जो C का वैल्यू था वो मुझे 0.36 FCK B इंटू XU ये मिला था, 0.36 FCK B इंटू XU, ये यहां पर मुझे सर C का वैल्यू मिला था। अब मुझे बताइए कि क्या अगर मुझे यहां पर इस एरिया को कैलकुलेट करना है तो मुझे नेट कंप्रेसिव फोर्स मिलेगा, और क्या वो नेट कंप्रेसिव फोर्स इस C के बराबर होना चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू लिखी है, नहीं, यहां पर C का जो वैल्यू होगा दैट इज अननोन एंड दैट इज डिफरेंट, दैट इज अननोन एंड दैट इज डिफरेंट। तो हमें सबसे पहले इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए, जो दिया हुआ है इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए इस C का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या मैंने आपको इस C का वैल्यू कैलकुलेट करने का एक डेरिवेशन करवाया है, बस वो डेरिवेशन अगर समझ में आ गया तो उसी को क्या करेंगे यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हुआ, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, ठीक है। फिर भी अगर तेज लगे या कुछ प्रॉब्लम छूटे पीछे मुड़ के देख लेना, ठीक है। लोग कहते हैं ना पीछे मुड़ के नहीं देखना, अरे भैया यहां सब करना पड़ेगा,
यहाँ पे 10 बार पीछे मुड़ना भी पड़ेगा, 10 बार चीजें सीखना भी पड़ेगी, ताकि एंड में कभी पीछे नहीं मुड़ना पड़े। क्लियर हो गया? आप जितनी बार पीछे देख सकते हो, देखो, सीखो और मजे करो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डायग्राम। अब इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए देखिए मैं क्या बना रहा हूं। सबसे पहले तो मेरे पास क्या होगा, एक मेरे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक डायग्राम होगा मेरे पास रेक्टेंगुलर। एक मेरे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर ऐसा सेक्शन होगा। ये देखिए एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ऐसा बना सकता हूं। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर सेक्शन पे मैं क्या करूंगा, इसका न्यूट्रल एक्सिस इस तरह से बना सकता हूं। ओके, अब इस न्यूट्रल एक्सिस को अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे इस तरह से एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, अब यहां पर मुझे एरिया ऑफ स्टील भी बनाना होगा, यहां पर मुझे एरिया ऑफ स्टील बनाना होगा। तो ये देखिए मैंने यहां क्या करा, ये एरिया ऑफ स्टील बना दी। अब जितने भी दिए होंगे, जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो बात की बात है। जो मुख्य बात है यहां पर, आप तो उसको देखिए, है ना। मुख्य बात मतलब कि मेन बात है ना, मतलब इतना तो समझ नहीं आता होगा अपने को। अब मैं थोड़ा हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं बच्चों, क्या करूं मैं, लेकिन पढ़ा बढ़िया रहा हूं, तुम इस बात की बात समझो, है ना। ठीक है, चलिए, ठीक है। देखिए अब यहां पर देखो, अब मैं क्या बना के बता रहा हूं आप लोगों को, ये देखिए अब मैं आपको बना के बता रहा हूं यहाँ का। ये जो याद है अपन ने यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर पैराबोलिक को कैसे बनाया था, तो देखो पहले क्या करा, वो ऐसा ऊपर से ऐसा पैराबोलिक ऐसा रेक्टेंगल आया था, तो ये ऊपर से क्या होगा, ऐसा का ऐसा ही, ये देखो ऊपर से ये ऐसा का ऐसा ही रेक्टेंगल आएगा। ये देखो ये रेक्टेंगल आया, और फिर क्या होगा, ये पैराबोलिक की जगह ऐसा चले जाएगा। ये देखो पैराबोलिक की जगह ऐसे चले जाएगा। समझ में आया? अब उसके बाद क्या होगा, यहां पर बनाऊंगा स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेन डायग्राम में इसने कुछ गलत बोला क्या अपने को, गलत इन द सेंस कुछ बदलने को बोला क्या, तो इसने स्ट्रेन डायग्राम में कुछ भी बदलने को नहीं बोला। मतलब ये देखो ये डायग्राम ऐसा ही बनेगा, है ना। यहां पर अगर मैं वैल्यूज पुट करने जाऊंगा तो स्टूडेंट यहां पे लिख सकता हूं 0.0035 इस तरह से, और यहां पर 0.87 FY अपॉन में ES प्लस 0.002 से ज्यादा स्ट्रेन लिख सकता हूं, क्योंकि फेलियर हो गया। ठीक है, अब ये जो मेरा डेप्थ होगा, इसको तो मैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहूंगा, और यही मुझे यहां निकालनी है। जिस तरह से यहां पर देखिए, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन खत्म हुआ मेरा, उसके करस्पॉन्डिंग जो मैं स्ट्रेन लिखता था, क्या वो 0.002 हो जाएगी, 0.002 हो जाएगी। याद करिए, क्या मैंने आपको सिखाया था कि इस पोर्शन को, क्या मैंने आपको ऐसा सिखाया था कि स्टूडेंट्स क्या करना, इस पोर्शन को आप लोग क्या मान लेना, x1 मान लेना। ऐसा सिखाया मैंने आप लोगों को, है ना। और ये क्या, इसे मैंने आपको x2 बोला है, इसे मान लेना, ऐसा भी सिखाया था। याद करिए, सिखाया है, ठीक है। अब यहां पर क्या करते थे, 0.45 FCK लिखते थे, लेकिन क्या अब हम यहां पर 0.4567 FCK लिख सकते हैं क्या, 0.67 FCK लिख सकते हैं क्या? वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम चेंज हो गया है। वही लिखना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम चेंज हो गया। तो यहां पर 0.67 FCK अब क्या होगा, लिखाया जाएगा, 0.67 FCK लिखाया जाएगा। क्लियर? अब यहां पर क्या होगा, एक C फोर्स टोटल एक्ट करेगा। यहां पर ये जो C फोर्स होगा, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन और इस ट्रायंगुलर पोर्शन का क्या होगा, सम होगा। याद आया? ये सभी तो करा है हम लोगों ने। अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा सजावट कर देते हैं, ताकि आप लोगों को ये थोड़ा अच्छा दिखे और थोड़ा सा समझ में भी आए। ये देखिए, है ना। अब अपन ने इतने पैसे लगा के डिजिटल बोर्ड लिया है, इसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको किस कलर से करें, रुक जाओ, को दूसरा कलर ढूंढता हूं। ब्लू लेंगे, ठीक है। ये देखिए, नहीं अरे यार, ग्रीन ले लेते हैं यहां पर। ये देखिए, है ना। तो ये पोर्शन के हमको क्या करना है, इस तरह से करना है। और उसी तरह से यहां पर क्या होगा, एक ऐसा फोर्स आ रहा होगा जिसका वैल्यू क्या होगा, T होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, ऐसा
टी होगा, है ना। अब जो टी होगा वो तो हमारे पास क्या होगा 0.87 FY/AST ही रहेगा, क्योंकि कुछ बदलाव नहीं कहा है, बस सी बदल गया। अब सी को कैलकुलेट करना है। अब सी को कैलकुलेट करना है तो यहां पर ये बी का वैल्यू पता कर लेते हैं। यहां पर पहले ये बी का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो बी का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, जरा देख लें एक बार। बी का वैल्यू दे रखा है 300 और डी का वैल्यू दे रखा है 500। बी का वैल्यू दे रखा है 300 और ये यहां पर कितना दे रखा है 500 mm। 500 mm, ये देखिए, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो गया, इतना पार्ट क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं C1 और C2 कैलकुलेट करना है। उसके पहले ये X1 और X2 आएगा। अब याद करिए क्या X1 और X2 कैलकुलेट करने के लिए हमने से ट्रायंगल बनाए थे। O यहां लिखा था A, यहां लिखा था B, यहां लिखा था C और यहां लिखा था D। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इस्तेमाल करा था इन ट्रायंगल। वैसे तो मुझे वैल्यूज याद है बट मैं आपको फिर भी रिवाइज करा देता हूं। इन ट्रायंगल OAB एंड इन ट्रायंगल OCD। इन ट्रायंगल OCD कैसे लिखेंगे 0.0035 वो बड़ा वाला बेस अपॉन में बड़ा वाला डेप्थ इक्वल्स टू XU। 0.002 अपॉन में X2, है ना, X2। यहां से X2 का वैल्यू अगर निकालना होगा, X2 का वैल्यू निकालना होगा तो लिखते हैं अपन लोग यहां पर X2 का वैल्यू 0.002 अपॉन में 0.0035 इंटू XU। तो देखिए यहां पर जो मेरे पास XU आएगा दैट विल बी 4/7 सॉरी यहां पर X2 लिखना है मुझे, यही मैंने गड़बड़ कर दी। यहां पर मुझे X2 लिखना है एंड दैट विल बी 4/7 ऑफ XU। 4/7 ऑफ XU क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से, और इस 4/7 को जब हम लिखेंगे तो ये मिलेगा 0.57 XU, ठीक है। और सिमिलरली अब आप जानते हैं कि X1 और X2 XU के बराबर है, तो यहां से मेरे को जो X1 का वैल्यू मिलेगा, अगर ये 4/7 था तो ये 3/7 ऑफ XU आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 0.43 XU आ जाएगा। आई होप आपको ये वैल्यूज पहले ही याद होंगी। आई होप आपको ये सारी वैल्यूज पहले ही याद होंगी। मैंने कहा भी था कि इनको याद रखना। 3/7 4/7 मैंने आपको कहा भी है याद रखना। 3/7 XU तो जरूर याद रखना, ये अभी प्लेन सेक्शन जब पढ़ाऊंगा जब वहां पे तो बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इतना पार्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, इतना पार्ट क्या क्लियर हो गया। यहां पर ये जो दिख रहा है ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब मुझे लिखना है C1 और फिर लिखना है C2। तो देखते हैं हम लोग C1 और C2 कैसे लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए C1, क्या आपको C1 एक क्लियरली, उसको और डार्क करता हूं रुकिए, क्या आपको C1 एक क्लियरली यहां पर इतना पोर्शन C1 है, तो C1 क्या आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। C1 क्या आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो अगर आपको मैं बोलूं C1 लिख दो, तो क्या C1 के लिए हम रेक्टेंगल का एरिया लिख दोगे, रेक्टेंगल का एरिया लिख दोगे। तो रेक्टेंगल का विड्थ कितना दिख रहा है 0.67 FC के दिख रहा है, और रेक्टेंगल की डेप्थ क्या X1 बराबर दिख रही है, रेक्टेंगल की डेप्थ X1 बराबर दिख रही है, और क्या X1 का वैल्यू इंटू 3/7 X1 का वैल्यू 3/7 XU है। X1 का वैल्यू 3/7 ऑफ XU है, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, ये B कर देंगे, क्योंकि ये डायग्राम इसके ऊपर जाके ऐसा कैसा लगता है। ये सब चीजें सिखाई है मैंने आपको, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/7 ऑफ XU इंटू B, ये कितना हो जाएगा यहां पर 300। ओके अब आगे देखते हैं। तो C2 का जो वैल्यू होगा, C2 का वैल्यू जो होगा क्या, उसको हम लोग 1/2, क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। अब यहां पर 1/2 तो ये कितना होगा 0.67 ही रहेगा, 0.67 FC के ही रहेगा। ओके 0.67 FC के ही रहेगा। डेप्थ कितनी हो जाएगी X2, तो डेप्थ कितनी हो जाएगी X2, और ये हो जाएगा 4/7 ऑफ XU। और कितनी विड्थ पे लगेगा, ये 300 पे लगेगा। कितने पे लगेगा 300 पे लगेगा, हाँ है ना। अब वो 306 दिख रहा है बट लगेगा 300 पे ही लगेगा, है ना। एक बार इसको हटा देते हैं अपन, कितने पे लगेगा 300 पर ही लगेगा। तो एक काम करते हैं, इस C जो होगा टोटल, ये क्या हो जाएगा C1 प्लस जो C2 होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा C के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है, कैलकुलेट करिए। तो ये आ जाएगा C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 143.5
0.4, ठीक है, साथ में आ जाएगा FCK और उसके साथ में आ जाएगा XU, क्योंकि B का वैल्यू हम पुट कर चुके हैं। ये C आ गया, ठीक है, इतना पोर्शन क्लियर हो गया, ये C आ गया। तो क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाके पहले C का वैल्यू लिख लेते हैं कि जो C हमको मिला है, C जो हमको मिला है वो है हमारा 143.4 है ना FCK, और ये हो गया हमारे पास XU। अब मुझे XU के वैल्यू निकालना है, तो T इक्वल्स टू कितना होगा मेरे पास 0.87 FY AST, इन दोनों को इक्वल करके XU का वैल्यू निकाल लूंगा। तो लिखते हैं अपन लोग यहाँ पर T है ना, अपन यहाँ पर क्या करते हैं XU का वैल्यू पहले ही लिख लेते हैं, तो 0.87 है ना, 0.87 FY मुझे जहां तक याद है 415 दे रखा है। अब AST एक बार देख लेते चल के, AST कितना दे रखा है एक बार चल के देख लेते हैं जरा। AST 3 बार 16 mm के 415 और M20 दे रखा है ना, M20 दे रखा है। तो 0.87 FY 4 बार 16 mm के दे रखे, 4 बार 16 mm के दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, 0.87 FY AST। और यहां पर कितना होगा हमारे पास 143.4 और FCK 20 दे रखा है। इसको सॉल्व करिए और देखिए आपको XU का वैल्यू मिलेगा, XU विल बी इक्वल्स टू 101.24 mm, ये मिला है मुझे यहाँ पर 101.24 mm, ये मिल गया मुझे। तो जो हमारा पहला पार्ट था ना दोस्तों, कि आप बताइए मुझे कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द कंप्रेशन फाइबर, अगर ये सारी आप लोगों ने यहां पर क्या कर दी, थोड़ी सी बदलाव ला दिए तो 101.24 आया अपना, कितना आया 101.24, तो यहां लिख देते हैं 101.24 mm। अब नेक्स्ट पूछा है उसने द डिफरेंस बिटवीन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेटेड एज पर IS 456-2000 एंड इन द अबव एग्जांपल। तो एज पर IS 456 अगर लिखना चाहते हो, एज पर IS 456 लिखना चाहते हो, एज पर IS 456, ठीक है 2000 अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, XU इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.87 FY, यहाँ आ जाएगा AST अपॉन में कितना लिखेंगे अपन लोग 0.36 FCK इंटू B, 0.36 FCK इंटू B। चलिए लिखते हैं यहाँ पर 0.87 FY 415 इंटू AST, तो 4 बार इंटू पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर अपॉन में 0.36 FCK कितना हो जाएगा B 20, और B कितना दे रखा है हमको यहाँ पर 300 दे रखा है ना 300, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं 300 और 500 ये वैसे तो 300 दे रखा है, तो 300 कर दिया। तो यहां से जब XU कैलकुलेट करेंगे तो देखते कितना आया, इट विल बी इक्वल्स टू, स्टूडेंट मैंने यहां पर एक गलती कर दी है, ये यहां पर ये 4 नहीं आएगा, ये एक्चुअली यहाँ पर 3 आएगा, ये मैंने अपने हिसाब से गलती कर दी है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। यहाँ पर 3 आएगा और ये 3 होने के कारण इसका आंसर थोड़ा सा बदलेगा, तो हमें आंसर वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट्स कैलकुलेट दिस आंसर वंस अगेन। आंसर आएगा 75, आंसर आएगा 75.89 mm। तो यही गलती मैंने यहाँ पर भी करी है, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था, है ना। यहाँ पर भी यहाँ पर कितना होगा 3 बार, अब वो कभी कभार हो जाता है हर स्लाइड से इधर उधर देखने में, और थोड़ा एक्साइटमेंट भी रहता है क्वेश्चन को करने में, तो आप लोग ये गलती एग्जाम में ना करें, ठीक है। तो ये 3 बार्स हो गया, ठीक है। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर आंसर मिलेगा 100.77 mm मिलेगा, ठीक है। अब ये हो गया, तो एज पर IS 456 ये हो गया, और एज पर जो गिवन डेटा है वो ये हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए, तो आपसे पूछा है डिफरेंस, है ना, आपसे पूछा है डिफरेंस, तो जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 100.77 माइनस 100.77 माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर 100.77 माइनस 75.89 कर रहे हैं, तो देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। इट विल बी इक्वल्स टू 24.88 mm आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमारा सॉल्व हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं कि जो हमारा आंसर आया वो 24.88 mm हमारे पास आंसर आ गया। ओके, इज इट क्लियर। तो इस तरह से हमने अगला क्वेश्चन सॉल्व करा, ठीक।
ठीक है। स्टैंडर्ड हमारा एज पर आईएस 4568 ये डायग्राम था, जो गिवन था उसके हिसाब से ये हो गया, ठीक है, जो गिवन था उसके हिसाब से ये हो गया। अब इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा का पूरा यहाँ पर ये थ्योरी लगाया, ठीक है, जितने कंसेप्ट सीखे थे वो हमने लगाए। उससे हमने क्या करा, एक्स यू मतलब यहाँ से C1 C2 के माध्यम से C कैलकुलेट करा और फिर इस C को इधर T के इक्वल पुट करा, यहाँ से XU निकाला, यहाँ से जब XU निकाला फिर एज पर आईएस 456 XU निकाला, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो ये आंसर मिला 24.88। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन आया था इसी तरीके का, लेकिन कुछ अलग था वो, तो वो भी अभी देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को।